चलिए भाई, शुरू करते हैं आज। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, प्रारंभ करने वाले हैं आपका संख्या पद्धति, जिसमें से आप पहला लेक्चर है आज आपका। तो ये जो संख्या पद्धति हमारे स्टार्ट करने वाले हैं, जो आज शुरू करने वाले हैं, ये आपके कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये आपके यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने जो आपके जहाँ पे मैथमेटिक्स के पोर्शंस हैं, किसी में 20 क्वेश्चंस का है, किसी में 20 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 30 क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ पे, इन सभी के बेसिस को लेके हम एक कंबाइंड फुल पैकेट ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब जो अर्थमेटिक्स आपका आना है, जो भी आपके स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स आने हैं, नॉन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स आने हैं, सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो आपका कोर्स स्टार्ट करने चल रहे हैं आज हम, यह कोर्स आपको फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक, मतलब एडवांस मैथ के बारे में, एडवांस मैथ तक का जितना पोर्शन है सारा का सारा हम प्रोवाइड कराएंगे। मतलब आपका अलजेब्रा, मेंसुरेशन, सारी चीज़ें, दैट मीन्स एसएससी लेवल तक के, यूपीपी से लेके एसएससी लेवल तक के जितने एग्ज़ाम हैं, सभी के लिए आपका ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, ध्यान से। और ये इसका कोई कॉस्ट नहीं है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रीमिंग है। आपको यूट्यूब चैनल इबिल मैथ्स पे, इबिल मैथ्स, या फिर इबिल अर्थमेटिक पे, इबिल अरिथमेटिक पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ये दो चैनल हैं, दोनों चैनल पे आपको मिलेगा। ये आपका स्पेशली फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए इस चैनल पे आपको बीएससी के भी कंटेंट मिलेंगे और भी साइंस के रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे। दैट मीन्स कुल मिला के साइंस रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपके कंपटीशन से रिलेटेड आपके कंटेंट ज़्यादा मिलेंगे। तो खैर, ये बातें हम करते रहेंगे, आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो मेन इंपॉर्टेंस हमारे लिए यहाँ पे है कि हम लोग आज जो शुरू करने चल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और इसका फ़ायदा आप लोग अच्छे से धूम से उठाइए। और हम इसको एकदम बेसिक से, मतलब छोटे से बच्चे को जहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मतलब संख्या पद्धति होती क्या है, कहाँ से शुरू होती, कहाँ ख़त्म होती है, इसके रूल रेगुलेशन जितने भी हैं, सब के बारे में एकदम ओपनली डिस्कस करने वाले। एक एक पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट को भी एकदम बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में आपके क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन, क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर का भी डिस्कशन। मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपकी तरफ से, मेरी तरफ से छोड़ा जाएगा। तो अगर आप इस पूरे कोर्स को, पूरे सिलेबस को कंप्लीटली डे वाइज डन करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो हमारी तरफ से गारंटी है, आप एसएससी तक के कोई भी एग्ज़ाम, अगर मैथ के क्वेश्चन है, चाहे एडवांस मैथ आ रहा हो, चाहे नॉर्मल मैथ आ रहा, अर्थमेटिक्स आ रहा, तो कोई 100% मार्क्स की गारंटी है। जितने क्वेश्चन आपके अटेंड होंगे, जितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इसके बाहर से नहीं आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसी भी चैप्टर को पढ़ने पे उसके बेसिक का। हम बता रहे हैं, पूरा बेसिक स्टार्ट करेंगे, कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ खत्म होना है, कहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज स्टार्ट करने वाले क्या, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में पहले संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, संख्याएं क्या क्या है, कौन कौन सी संख्या होती। तो सबसे पहली संख्या जो हमको पढ़नी है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या भाई, प्राकृतिक संख्या। अब ये प्राकृतिक संख्या है क्या, प्राकृतिक संख्या है क्या। प्राकृतिक संख्या जो होती, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, हम लोग पढ़ते आते हैं बचपन में, हमको जो भी पढ़ाई शुरू कराई जाती, एक से पढ़ाया जाता है, एक दो, मतलब 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स आते हैं, एक से लेके अनंत तक, एक से लेके अनंत तक जितने भी नंबर आते हैं, उन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। वैसे अगर सही सही बोला जाए तो प्राकृतिक संख्या सिर्फ 1 से लेके 9 तक ही होती है ना। क्यों, क्योंकि जो हमारे पुरातत्वों में मिला है, जो पुरातत्वों के द्वारा नंबर खोजे गए हैं, वो 1 से लेके 9 तक के ही प्रमाण मिले थे। प्राकृतिक संख्याओं को आगे बढ़ा के इनफाइनाइट तक कर लिया गया, बट ओरिजिनली कहाँ तक है, 1 से लेके 9 तक ही है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं समझ में, प्राकृतिक संख्याओं के अंडर में 1 से लेके
इनफाइनाइट तक, अनंत तक की संख्याएं आती। इस पर आधारित यूपीपी में, यूपीएसआई में और एसएससी तीनों एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, खैर हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इसके आधार पर, भाई छोटा सा क्वेश्चन इसके आधार पर क्या पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को दो पार्ट में बांट दिया गया था। कौन कौन सी? प्राकृतिक संख्याओं का पहला पार्ट आपका था सम संख्या, सम संख्या, और दूसरा पार्ट इसका था विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। दो पार्ट थे इसके, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक, सम संख्या में वे संख्याएं रखी गई थी जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए, 2, 4, 6। इसमें जीरो भी इन्वॉल्व है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो आता ही नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जीरो आता ही नहीं है। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या है? सम संख्याओं में रखे गए। दूसरा विषम संख्या, जो 2 से विभाजित नहीं हुआ, मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, ये सारी संख्याएं किसके अंदर में रखी गई? विषम संख्याओं के अंतर्गत रखी गई। बातें समझ में आ रही है? तो विषम संख्याओं के अंतर्गत किसको रखा गया? जो 2 से विभाजित नहीं हुए। सम संख्याओं के अंतर्गत किसको रखा गया? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो गए। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई। तो प्राकृतिक संख्या क्या थी? 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं जो थी वो प्राकृतिक संख्याएं थी। उनको दो भागों में बांटा गया, सम संख्या, 2, 4, मतलब जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो गई वो सम संख्याएं हो गई, और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो गई वो विषम संख्याएं हो गई। इतनी जानकारी क्लियर है? चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। दूसरी संख्या जो आती है उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं भैया? पूर्ण संख्या। चलो थोड़ा सा इंग्लिश भी लिख देते हैं, अंग्रेजी। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में होल नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं? होल नंबर। इसको होल नंबर बोला जाता है अंग्रेजी में। क्या बोला जाता है? होल नंबर बोला जाता है। अब देखो होल नंबर है क्या? होल नंबर प्राकृतिक संख्या से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। सिर्फ क्या किया गया, होल संख्या में एक संख्या को और इंटर करा दिया गया, शून्य को इंटर करा दिया। 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो आन कहाँ तक इसको ले गए? अनंत तक लेकर चले गए, इनफाइनाइट तक लेकर चले गए, और इसी को क्या बोल दिया गया? पूर्ण संख्या बोल दिया। क्या बोल दिया गया भाई? पूर्ण संख्या बोल दिया गया। समझ में आई इतनी बातें? पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होके अनंत तक गई है। इसी में एक संख्या आर्यभट्ट की खोज के बाद एक संख्या शून्य को एंटर करा दिया गया। ये संख्या कौन सी संख्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। कौन सी संख्या बन गई? पूर्ण संख्या। अब इसका कोई भी डिवीजन नहीं है। इसका कोई भी डिवीजन क्यों नहीं है? क्योंकि देखो जीरो के बारे में कोई चीजें अभी कहना अनिवार्य नहीं है, ना तो भी हम डिस्कस करेंगे एक स्टेप के और बाद। लेकिन इसके पहले यहाँ पे जो चीजें हैं वो अब हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं तीसरे पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। भाई कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या में जो संख्याएं आती हैं, अभी ध्यान से समझो, ये जो अनंत की तरफ गया था किस तरफ बढ़ा था? सभी की सभी संख्याएं धनात्मक थी। सभी संख्याएं कैसी थी? धनात्मक थी। यहां पर भी जितनी संख्याएं थी वो सब क्या थी? धनात्मक थी। क्या थी? धनात्मक थी। यहां पर भी जितनी संख्याएं थी सब क्या थी? धनात्मक थी। भाई धनात्मक थी ना, है ना? अब लेकिन जब पूर्णांक की बात करते हैं, पूर्णांक माइनस अनंत से लेकर सो आन -2, -1, 0, 1, 2 सो आन प्लस अनंत तक कवर करता है। कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर होते हैं सबके सब किस में आते हैं? पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। क्या बोला जाता है? इंटीजर नंबर बोला जाता है। बातें समझ में आ रही भाई? इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर बोलते हैं।
इंटीजर नंबर में माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 और 0 से फिर प्लस इन्फिनिटी तक की सारी संख्याएं इन्वॉल्व होती हैं। अब इनको भी दो पार्ट में बांटा गया। इनको दो पार्ट में किस में बांटा गया? पहला पार्ट था धनात्मक इंटीजर, या धनात्मक इंटीजर नहीं बोलते भाई, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। दूसरा बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, दो चीजें यहां से निकल के आई। धनात्मक पूर्णांक में कौन सी संख्याएं आएंगी? धनात्मक पूर्णांक पूर्ण रूप में पूरी तरह से प्राकृतिक संख्या होती है। धनात्मक पूर्णांक जो होता है पूरी तरह से 1 2 3 400 आन कहाँ तक, अनंत तक की जितनी संख्याएं हैं ये सब क्या है? पूरी तरह से प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। वही संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। तो धनात्मक पूर्णांक इसमें कौन कौन होता है? 1 2 3 4 100 आन कहाँ तक? इन अनंत तक। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रही हैं। ऋणात्मक पूर्णांक कौन होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 से लेके माइनस अनंत तक की जितनी संख्याएं हैं ये ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। ये कौन से पूर्णांक होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक हो जाते हैं। अब ध्यान से समझो इस चीजों को। यहाँ पे हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्कशन कर लिया। कहाँ तक? 1 से लेके -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। यहाँ से -1 से लेके ∞ तक डिस्कस कर लिया। लेकिन इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा भाई। कर रहा है कोई बात? नहीं कर रहा। इसके बारे में हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये ना तो धनात्मक होता है, ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ना ऋणात्मक, ना तो ये धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। इस वजह से ना तो इसको धनात्मक पूर्णांक की श्रेणी में रखा गया, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक की श्रेणी में रखा गया। समझ में आई बातें? क्लियर है? यहां तक बातें समझ में आ रही क्लियरली कि नहीं समझ में? धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं सब क्लियर है? इसको हम मिटाएं, आगे बढ़ें। चलिए यहां से हम थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करते हैं। क्या क्लू आपको एक नया देते हैं। यहां से कंफ्यूज करने का कोई चांस ही नहीं है। ये जब पढ़ रहे हो तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, तुमको सीखना है। कंफ्यूज नहीं बोलते उसको, सीखना बोलते हैं। चलिए भाई ध्यान से देखो, थोड़ा सा आपको इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ ले चलते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यही पढ़ा ना। मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव इंटीजर, यही है ना, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा पढ़ा ऋणात्मक पूर्णांक। क्या पढ़ लिया भाई? ऋणात्मक पूर्णांक। मतलब क्या हुआ? निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। दो चीजें हमने सीखा। हम एक नया वर्ड यूज करते हैं, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है? और यहां से लिखते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब ध्यान से समझो, नॉन निगेटिव मतलब जो निगेटिव नहीं है, ऐसे इंटीजर की बात की जा रही है यहां पे। कैसे इंटीजर की? जो निगेटिव नहीं है। जो इंटीजर क्या है? निगेटिव नहीं है। यहां पे पॉजिटिव मतलब जो निगेटिव नहीं हो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जरूरी है क्या? मस्ट है क्या? निश्चित है कि जो संख्या निगेटिव नहीं हो पॉजिटिव ही हो? अरे न्यूट्रल भी तो हो सकती है कि नहीं हो सकती है? ध्यान से समझो, नॉन निगेटिव जो निगेटिव नहीं है, जो नकारात्मक नहीं हो ना, नॉन पॉजिटिव जो सकारात्मक या धनात्मक नहीं हो, ऐसी संख्याओं, ऐसे इंटीजर की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो,
नॉन नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। नॉन नेगेटिव संख्या जितने नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम स्ट्रिक्टली पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोल सकते हैं। अगर हम बात करें नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम बराबर नहीं लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर के। पॉजिटिव इंटीजर के बराबर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? नॉन नेगेटिव इंटीजर के अंदर में आने वाले जो एलिमेंट होंगे वो शुरू होगा कहां से? 0, 1, 2, 3 सो ऑन कहां तक? अनंत तक आएगा। बातें समझ में? नॉन नेगेटिव बात क्या है ना, जो नेगेटिव नहीं है, जो नेगेटिव नहीं है। तो यहां पे देखो 0 नेगेटिव है क्या? नहीं है ना। जब 0 नेगेटिव नहीं है तो 0 भी तो उसी श्रेणी में आ गया, आया कि नहीं आया? तो 0 भी आपकी उसी श्रेणी में आ जाता है। डन। तो सेम वही कंडीशन यहां पे 0, -1, -2 सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। मतलब नॉन पॉजिटिव इंटीजर भी कभी भी नेगेटिव इंटीजर के बराबर नहीं होगा। ये दोनों क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट कंटेन करके रखेंगे? 0 को अपने आप में कंटेन करके रखेंगे। अपने आप में किसको रखेंगे? 0 को रखेंगे। अब देखो भाई 0 इनका दोस्त हो गया, इनका दोस्त नहीं हुआ, है ना। 0 इनके साथ रह गया। अभी हमने पीछे क्या बोला? 0 ना तो पॉजिटिव ना, मतलब दो टाइप का गेम खेल रहा है। एक जगह जहां पे भीड़ ज्यादा थी वहां पे बता भैया हम किसी के साथ नहीं है, हम किसी के साथ नहीं, हम क्यों के साथ नहीं है। अभी यहाँ पे मौका मिला, दोनों ओरी खेल लिया। 0 नॉन नेगेटिव के साथ भी खेल लिया, 0 नॉन पॉजिटिव के साथ भी खेल लिया। ठीक है। गांव में क्रिकेट खेले हो ना, क्रिकेट खेलते टाइम आप वर्ड सुने हो कॉमन ना, बोलते तुम कॉमन हो जाओ। कॉमन कौन होता था? जो दोनों टीमिया में खेलता था। क्या करता था? दोनों टीमिया में खेलता था। उस टीमिया के लिए फील्डिंग करेगा खेलेगा, यहू टीमिया के लिए खेलेगा फील्डिंग करेगा। मतलब दोनों टीमिया के लिए जो खेलता था वो कौन होता था? कॉमन। तो यहाँ पे ये वही काम कर लिया भाई। ठीक है। तो अगर कहीं भी ऐसा लिखा हो धनात्मक पूर्णांक और नॉन नेगेटिव, मतलब जो नकारात्मक पूर्णांक ना हो, क्या ये दोनों बराबर होंगे? जरूरी नहीं है, पूरा कलेक्शन इनका बराबर होने वाला नहीं है। क्वेश्चन बन जाता है इस पे, सवाल तुमसे पूछ लेगा और तुम उलझे पड़े रहोगे, गलत करके चले जाओगे। समझ में आई इतनी बातें? क्लियर है? डन है? चले आगे बढ़ जाए, आगे बात करते हैं। अब धनात्मक ऋणात्मक समझ में आया। अब बात करते हैं भाज्य और अभाज्य की। थोड़ा सा भाज्य और अभाज्य की बात कर लेते हैं। इरेज कर दे, पहले मिटा देते हैं। बात करते हैं किसकी? भाज्य संख्या की। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं क्या होती हैं भाई? वैसे तो पता सबको होगा। ऐसी संख्या जो किसी से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या जो किसी से क्या हो जाए? विभाजित, मतलब भाग देने पर वो किसी न किसी से डिवाइड हो जा रहा हो। लेकिन कैसे? वन और स्वयं के अलावा, एक और खुद के अलावा अगर वह किसी अनदर संख्या से भाग देने पर विभाजित हो जा रही है तो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। भाज्य संख्या कैसी संख्या होती है? जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हमने लिख दिया 12। क्या लिख दिया? 12 लिख दिया। 12 को हम किससे विभाजित? 1 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से विभाजित कर सकते हैं, छोड़ो पहले समझो, 12 से विभाजित कर, 2 से कर सकते हैं। हमने बोला 1 से और स्वयं से, इसके अलावा किसी से विभाजित हो जाए तो कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। ऐसी संख्या जो विभाजित हो जाए। ठीक है, ऐसी संख्या जो विभाजित हो जाए, इसी को बोलते हैं ना। इसको क्या बोले? भाज्य संख्या ही तो बोला जाता है, कुछ और बोला जाता है। क्लियर? तो अब देखो 12 और किससे विभाजित होगा? 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। इतनी संख्याओं से हो गया, बहुत सारी संख्याओं से हो गया। इसका मतलब 12 अपने आप में क्या है? भाज्य संख्या है। अपने आप में क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है?
भाज्य संख्या। 18 ले लो, 20 ले लो, 21 ले लो, 21 को देख लो ना, 27 को देख लो, 27 में क्या 1 से 27 से, उसके अलावा किससे किससे विभाजित है, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, 9 से विभाजित हो जाएगा, 2 संख्याओं से और विभाजित हो गया, मतलब यह संख्या भी क्या है, भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। बात समझ में आ रही है, ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या होगी। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भाज्य संख्या के बाद, भाज्य संख्या के बाद हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। कौन सी संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है भाई, अभाज्य संख्या के बारे में अगर बात करें तो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, अभी मैंने बोला भाज्य संख्या, मतलब जो एक से स्वयं से इसके अलावा किसी अन्य से विभाजित हो जाए वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। यही चीज तो बताया ना। अब इसी का जस्ट उल्टा कर लो, इसी का जस्ट क्या कर लो, उल्टा कर लो, जो एक और स्वयं से ही विभाजित हो और किसी अन्य से विभाजित ना हो, है ना, एक से और स्वयं से, इसके अलावा किसी से विभाजित न हो रहा हो, वह कौन सी संख्या होती, अभाज्य संख्या होती है। जैसे ध्यान से समझो, 5 एक संख्या है जो सिर्फ किससे विभाजित होगी, 1 से विभाजित होगी और 5 से विभाजित होगी। 19 ऐसी संख्या है जो 1 से विभाजित होगी, 19 से विभाजित होगा और किसी से नहीं विभाजित होगा। आपका 23 ऐसी संख्या है जो 1 से विभाजित होगा और 23 से विभाजित होगा और किसी से विभाजित नहीं होगा। तो मतलब क्या निकल के आया, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो स्वयं से और 1 से, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो रही हो, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे अगर आपको एक नोट पॉइंट मिला, पूछा जाए, आपसे एक सवाल पूछा जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये सवाल आपका पूछा जा चुका है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, पहला ऑप्शन आपका 2, दूसरा ऑप्शन आपका 3, तीसरा ऑप्शन आपका 5, चौथा ऑप्शन आपका 7। अब सबसे बड़ा सस्पेंस इसमें क्या आता है, लोग गलती करके 3 पे टिक कर देते हैं, उनको 2 लगता है क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। काहे लगता है, क्योंकि भाज्य की श्रेणी में ये बहुत आसानी से दिखाई दे रहा होता है ना। तो हम गलती क्या करते हैं, इसको ना टिक करके हम इस सेकंड वाले को लगा देते हैं फटाक से। 3 वह सबसे छोटी संख्या है जो 1 से और स्वयं से विभाजित होगी, जबकि 3 नहीं, 2 वह संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो रही होती है। ऊपर हम लोग भाज्य और अभाज्य पढ़ चुके हैं ना, वहां पे विभाजित संख्याएं ना, तो विभाज्य अविभाज्य ये सारी चीजें, तो 2 से विभाजन वाले सम में रखे गए थे, जो 2 से विभाजित नहीं हुए विषम में रखे गए थे। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में पंचमेल खिचड़ी बना देती हैं, और जब पंचमेल खिचड़ी तैयार होती है ना, या तो स्वाद बहुत अच्छा होता है या तो एकदम से बेकार होता है। 2 ही कंडीशन होती है, या तो स्वाद बहुत अच्छा बन जाएगा या तो एकदम से किसी लायक नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे वही है कि जब पंचमेल खिचड़ी उगती है, बनती है, तो अगर सही लग गई तो 2 पे टिक होता है, और नहीं लगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, समझे ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसको नोट के फॉर्म में जिसको नोट करना कर सकते हो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 होती है। बातें समझ में आई, अभाज्य संख्याएं क्लियर होगी, ठीक। चलो, अभाज्य संख्या के बाद हम एक और संख्या की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं भैया, सह अभाज्य संख्या बोलत हैं। कौन संख्या, सह अभाज्य संख्या। चलो देखते हैं, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या।
इसको अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर। कौन सा? को प्राइम नंबर। भैया को प्राइम नंबर क्या है? अब तो दुविधा वाली बात आ गई। भाज्य अभाज्य था तब तक तो समझ में आ रहा था, अब ये सह अभाज्य मतलब को प्राइम कौन सी बला आ गई? सह अभाज्य का मतलब सह मतलब साथ, सह मतलब साथ। अब किसी के साथ में रहकर अभाज्यता की कंडीशन को रखने वाला जो अंक होगा, जो संख्याएं होंगी, वो आपका क्या होती है? सह अभाज्य। अब इसको हम कैसे जानेंगे सह अभाज्य कौन है? सह अभाज्य का मतलब दो संख्याओं का ऐसा समूह, दो संख्याओं का ऐसा समूह जिसके पास कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर समझ रहे हो? कॉमन फैक्टर जानते हो ना, उनके गुणज। जैसे देखो हमने लिख लिया 12 और 13, तो 12 किससे विभाजित होगा भाई? 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा और 12 से विभाजित होगा। 13 की बात करें, 13 किससे? 1 से विभाजित होगा और 13 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिनका कॉमन फैक्टर, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। क्या? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर बोलते हैं, जिनका जीसीडी क्या होता है? एक होता है। मतलब जिनका एचसीएफ क्या होता है? एक होता है। जिनका एचसीएफ क्या होता है? एक होता है। अगर साफ शब्दों में इसको बोलते हैं तो एचसीएफ बोलते हैं। ये तो पढ़े हो ना, मासा। क्या? मासा। जिनका मासा एक आता है वो आपके क्या होते हैं? वो संख्याएं आपस में क्या होती हैं? सह अभाज्य होती हैं। अब यहां से एक तुमको लॉजिक बताते हैं। लॉजिक है कि जितने भी क्रमागत संख्याएं हैं, दो क्रमागत संख्याएं उठा लो, 2 3 5 7, 5 7 क्रमागत है? नहीं है। 5 और 7 वो अलग बात है कि सहअभाज्य है, लेकिन 5 7 क्रमागत नहीं है। 5 6 ना, 16 17 19 20 ना, 23 24 25 26 27 28, कोई भी, जितने भी, जैसे अगर चेक करना है 27 28, अब देखो 27 और 28 दोनों अपने आप में भाज्य हैं। दोनों अपने आप में क्या है? भाज्य है। लेकिन ये विभाजित है किससे? 1 से, 3 से, 9 से और 27 से। ये विभाजित है 1 से, 2 से और किससे? 4 से और किससे? और आपका विभाजित 14 से, 7 से भी हो जाएगा, 7 से है, 14 से है और 28 से है। अब यहां पे देखो, ध्यान से समझो, 27 और 28 दोनों संख्याएं आपस में मतलब अपने आप में विभाज्य संख्याएं तो हैं, भाज्य संख्याएं तो हैं, लेकिन इनका एचसीएफ क्या आ रहा है? इनका लासा। इनके अगर मासा की बात करें, लासा नहीं भाई, मासा, इनके मासा की बात करें तो एक ही मिल रहा है, ये देखो, और कुछ कॉमन ही नहीं है, और कुछ इसमें कॉमन ही नहीं है। और जब कुछ कॉमन नहीं, मतलब ऐसी संख्याएं जिनका मासा हमको क्या मिल जाए? एक मिल जाया करेगा, वही संख्या हमेशा क्या हो जाएगी? सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी? सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। तय है? समझ में आ गया सह अभाज्य संख्या? तो देखो, सह अभाज्य संख्या जरूरी नहीं लगातार ही हो, जरूरी नहीं लगातार हो। जैसे 5 और 7 ले लिया, 5 और 7 दोनों अपने आप में अभाज्य ही हैं। अभाज्य हैं तो प्राइम है, तो ये तो ऐसे भी सहअभाज्य हो जाएंगे। मान लो हम ऐसी संख्या ले लें, जैसे आपको दे दिया जाए 13 और 15, जिसमें से एक अभाज्य हो गया। ये भी एक लॉजिक है। यहाँ पे समझो कि अगर आपके पास जो समूह दिया गया है, जो दो संख्याएं दी गई हैं, उसमें से अगर एक संख्या, कोई भी एक संख्या क्या हो जाए? अभाज्य संख्या हो जाए, तो वो दोनों संख्याएं आपस में सहभाज्य होंगी। ऐसा क्यों? रीजन क्या है कि जो अभाज्य है उसको तो विभाजित करने वाला कोई है ही नहीं है, उसको विभाजित करने वाला कोई है ही नहीं है। और खुद ही सिर्फ एक से, और जो संख्या है खुद से विभाजित होने वाला है और किसी से होने वाला ही नहीं है। अनदर संख्या जो दी गई है उसके पास एक आएगा, एक के अलावा कोई भी संख्या आ जाए वह संख्या आने नहीं वाली, क्योंकि वह विभाजित होता नहीं है।
है कि नहीं। जब ऐसी कंडीशंस हैं तो दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी संख्या कॉमन मिलने वाली है ही नहीं है। तो अगर आपके पास इस तरह का समूह मिल जाए कि एक संख्या क्या हो, अभाज्य हो, दूसरी संख्या भाज्य हो, इस समूह को हम सीधा सीधा सहअभाज्य बोल देंगे। दूसरी कंडीशन, दो लगातार संख्याएं आप ले लो, वो हमेशा क्या होती हैं, सहअभाज्य होती हैं। और कुछ संख्याएं लगातार ना होकर भी क्या होती हैं, सहअभाज्य होती हैं। तीनों कंडीशन है। तो हमने आपको ये चीजें स्टेप वाइज, बाकी क्वेश्चन जब आएंगे, क्वेश्चन जब करेंगे तो हम उसमें आपके डिस्कस करेंगे। आपको इतनी चीजें समझ में आ गई, क्लियर। तो पूर्णांक के बारे में, पूर्णांक से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी हमने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं, परिमेय संख्या। चलो थोड़ी सी बढ़िया संख्या आ रही है। अब यहीं से देखो कमाल शुरू होता है नंबर का। जब परिमेय संख्या पहुंचते हैं यहीं से पूरा का पूरा सिस्टम हिलना शुरू हो जाता है, पूरा का पूरा कमाल होना शुरू हो जाता है। अब देखो कमाल कैसे होता है। संख्या है आपकी परिमेय संख्या। कौन सी संख्या भाई, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ, रेशनल नंबर। कौन सा नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भैया, कौन सा नंबर, रेशनल नंबर। अब बात करें रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर की सिंपल साधारण सी शर्त है, यह P/Q के फॉर्म में लिखा होगा। ऐसी कंडीशन के साथ Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और एक शर्त और है, P एंड Q, भैया एंड बना रहे थे, कुछ गड़बड़ बन गया, कैसे बनेगा, P एंड Q ये दोनों क्या होंगे, पूर्णांक संख्याएं होंगी। क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। पूर्णांक कैसा, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी, धनात्मक पूर्णांक हो जाए या ऋणात्मक पूर्णांक हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्लियर है। तो मतलब P/Q के फॉर्म का होना चाहिए। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन क्या है, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q किस क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। इतनी चीजें समझ में। अब देखो यहां से कमाल की चीज क्या मिलती है। अभी तक हम जो संख्याएं देख रहे थे वो 1 2 3 4 5 ऐसे देख रहे थे। अभी जो हम संख्याएं देखने वाले हैं, अभी जिस संख्याओं के बारे में बात करने वाले थे, एक 2/3, 5/7, 2/4 इस तरह की संख्याओं के रूप में देखने वाले हैं। अब हमको ये बताओ कि 4/2 भी तो हमको मिल सकता है, 4/2 हमको मिल सकता कि नहीं मिल सकता, 9/3 भी तो हमको मिल सकता है, 10/10 भी तो हमको मिल सकता है भिन्न के फॉर्म में। तो इसको अगर सिंपलीफाई करें तो 2 दूनी 4, 2/1 का मतलब 2 ही तो था ये, 3 तिहाई 9, 3/1 अपना का मतलब क्या, 3 ही तो था ये। और 10 से 10 कटा 1 ही तो था ये। समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब इसके पास कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, अब ध्यान से समझो। 0 1 2 3 4 5 से सब पॉजिटिव वाले, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 सब कहाँ तक, नेगेटिव वाले। मतलब क्या, -∞ से +∞ तक और साथ में 0, इतने नंबर तो जो पूर्णांक वाले थे ये पूरा अपने अंदर में ले लिया। पूरे नंबर को देखो, ये सारे नंबर इस तरह से आ जाएंगे। माइनस लगा दोगे तो माइनस हो जाएंगे, लो है ना, माइनस लगा दिए तो माइनस हो गए, प्लस में रखे तो प्लस आ गए। मतलब क्या हुआ कि पहले तो पूर्णांक संख्या को पूरा अपने अंदर में समेट दिया। अब और क्या नया इसमें, अभी P/Q के फॉर्मेट के नंबर बचे हैं। P/Q फॉर्मेट के नंबर कैसे, अब जैसे 5/7, 5/7 इसको किस में बदला, या तो P/Q के फॉर्म में लिखो, 2/3, 2/3 लिखा गया है। इसको अगर हम भिन्न में बदलने का प्रयास करें तो कुछ इस तरह से, दशमलव कितना, 0 3 छंगे 18, 2 20, फिर से 3 छंगे 18 ना, 2 20, फिर से 3, मतलब 6 6 6 ऐसे आता रहेगा। मतलब क्या हुआ, इसमें दशमलव वाली संख्याएं भी इंटर कर गई। दशमलव जान रहे हो ना, दशमलव की संख्याएं भी इसमें क्या हो जाती, प्रवेश कर जाती हैं। दशमलव की संख्याएं भी इंटर कर गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो रेशनल नंबर होते हैं, जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो -∞ से चलती हैं,
सो ऑन माइनस पी अपान क्यू के टाइप का नंबर, -2 -1 0 1 2 सो ऑन प्लस पी अपान क्यू टाइप का नंबर ना, और सो ऑन कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, सारे नंबर को अपने अंदर में कंटेन कर रही होती है। अब एक कमाल की चीज आपको बताते हैं यहाँ पे, तगड़ी चीज। अभी तक आपने जितने नंबर पढ़े पूर्णांक तक, पूर्णांक तक ना, पूर्णांक तक जितने भी नंबर पढ़े उनके दो लगातार नंबर में, दो क्रमागत नंबर, क्रमागत संख्या, नंबर या संख्या, संख्या के बीच कोई संख्या नहीं आती, क्या नहीं आती। ध्यान से समझो, अभी तक जो हमने पूर्णांक तक पढ़ा, तो पूर्णांक तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या था कि दो क्रमागत संख्या के बीच में कोई भी अन्य संख्या नहीं आती, लेकिन परिमेय संख्या में दो क्रमागत संख्या के बीच में अनंत संख्याएं आ जाएंगी। अब सोचो कैसे आ जाएंगी भाई, अपने मनमानी थोड़ी ना चलेगा, कैसे आ जाएंगी, इसको बताना पड़ेगा ना कहाँ आ रहे हो। देखो भाई कैसे आ जाएंगे, जैसे हमने लिखा 1 और 2, परिमेय संख्या है कि नहीं है ना, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसमें पी अपान क्यू का भी फॉर्म आएगा, मतलब 1 और 2 के बीच में 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, बीच में आएगा, उल्लू होगा है, इसमें आएगा 3/2, 3/2 आएगा कि नहीं आएगा। अब सोचो सर जी कौन सा बवाल खड़ा कर दिए, 3/2 का मतलब 1.5, 1.5, तो 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब फिर मैं बोलूं 1 और 1 के बीच में भी कुछ आएगा, और बीच का छोड़ो, बीच तो बहुत बड़ी बात है। अगर हमने बोला कुछ इस तरह, हमने लिखा 1 1.1 ना, फिर से 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9, अगला 2.0, यही तो बनेगा। एक से 2 के बीच में क्या कितनी संख्याएं आ गई, ध्यान से देखो, 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं मिली। कौन सा 1.1 1.2 1.3, अभी मैं फिर से अभी 9 संख्याएं मिल रही। हम बोल रहे हमको ये नहीं चाहिए, हमको तुम ये बताओ 1 से 1.1 के बीच में कितनी संख्या आएंगी भाई, 1 के बाद क्या 1.01 1.02 1.03 1.04 सोआन 1.09, उसके बाद 1.1 आ जाएगा। तो मतलब 1.1 से फिर से कितनी 9 संख्याएं मिल गई। अभी देखो भाई हमको यहां तक पहुंचना है, अरे अभी हम इसको ही नहीं पार पाए, इसको ही नहीं पार पाए ना, फिर हम बोले नहीं हम इससे भी छोटे नंबर लेके चलेंगे, तो अब की क्या बनेगा, 1 के बाद क्या आएगा 1.001 हो जाएगा। अब इसी में सिमट गए तुम, फिर से 1 के बाद कहां से 1.0001 हो गया, फिर से 1.0000001 हो गया, तो मतलब इस तरह से 1 से बड़ा है कि नहीं है। अभी हम पहले स्टेप में ही 9 9 9 9 9 का पेयर बनाते चले जा रहे हैं, वो खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब इस तरह से कितनी संख्याएं हो जाएंगी, अनंत संख्याएं हो जाएंगी। और इस यहाँ से ये चीज नई चीज निकल के आती है कि किसी भी दो क्रमागत परिमेय संख्या के बीच में मध्य में कितनी संख्याएं होने की संभावना हो सकती है, अनंत संख्याएं हो सकती हैं, मतलब बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। क्लियर है बातें समझ में। तो परिमेय संख्याएं समझ में आ गई। परिमेय संख्या क्या होती, परिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जो P अपान Q के फॉर्म में होती हैं। Q कभी भी 0 नहीं होता है, P एंड Q हमेशा पूर्णांक संख्या होती है। और भी पहचान इसकी ध्यान से समझो। परिमेय संख्याएं उनको भी बोलते हैं, अब देखो किनको परिमेय संख्या बोलते हैं, अनंत तो समझ में आया। पहली शर्त तो ये होगी, दूसरी शर्त ना, अब पहचान हमको करनी है तो कैसे पहचानेंगे, दशमलव में मान लो लिखा है तो हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। दशमलव में अगर संख्याएं लिखी हैं, अगर संख्या कुछ इस तरह से 1.25
1.25 या 0.0025 इस तरह से लिखी गई हो, इस तरह से लिखी गई। मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्याएं, दशमलव की ऐसी संख्याएं या भिन्न की ऐसी संख्याएं जो दशमलव में उनको जब परिवर्तित किया जाए, बदला जाए, तो कुछ दूर चलने के बाद पूर्णतः विभाजित हो जाए। दशमलव के कुछ अंक बाद तक क्या हो जाए, वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, समापन हो जाए उनका, तो विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्याएं भी हमारा क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है, परिमेय संख्या कहलाती है। तीसरी कंडीशन क्या है, सपोज दैट कभी ऐसा हो कि हमारी संख्या विभाजित होने का नाम ही नहीं ले रहे। जैसे हम बात करते हैं 1/3 की, 1/3 का मतलब 0.33333 सोने से बढ़ता चला जा रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है तो यह ऐसी संख्या क्या, यह भी परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे शर्त क्या है, ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद एक ही संख्या का रिपीट हो जाए। अब एक ही संख्या के रिपीट का मतलब ये नहीं है कि वही 3 3 3 रिपीट हो गया, कुछ ऐसा भी हो सकता है 0.246 246 246, मतलब समूह में भी रिपीट हो जाए, समूह में भी रिपीट हो जाए, मतलब वो क्या हो, रिपीटिंग हो जाए। दशमलव के बाद क्या हो, एक के बाद लगातार रिपीट होता रह जाए, वो परिवर्तित ना हो बाद में, तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। बातें समझ में आ रही हैं। अब इनसे जो कुछ बचता है वो सभी कौन सी संख्याएं हो जाती, अपरिमेय संख्याएं हो जाती। मतलब अगर अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्याओं में आपको अंडर रूट के फॉर्म में संख्याएं लिखी दिखाई देती हैं। अंडर रूट के फॉर्म में जितनी संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और दूसरी शर्त इनकी क्या है कि जो दशमलव के बाद जैसे पाई की वैल्यू 22 दशमलव कितना है, 22/7 है, तो 22/7 का 3 दशमलव समथिंग आगे बढ़ता चला जाता है ना, 3.14 समथिंग ऐसे आगे। उस दशमलव के बाद की संख्या यहाँ पे 2 4 3 9 5 7 2 1 5 2 4 9। अब देखो इसमें संख्याएं कोई सामूहिक रूप से रिपीट हुई, अंक के रिपीट होने की बात नहीं करें, नंबर के रिपीट होने का मतलब लगातार रिपीट होना, ऐसे नहीं 2 के बाद दोबारा आ जाए, उसको नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे कोई सामूहिक रिपीटिशन है नहीं है, सामूहिक रिपीटिशन नहीं है, लगातार कोई क्रम में रिपीट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स क्या कंडीशन है यहाँ पे, तो कोई यहाँ पे रिपीटिंग नहीं है। तो ऐसी संख्याएं किसमें आती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती। कौन सी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं भैया। कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर है, तो अपरिमेय संख्या तक समझ में आ गया। ठीक, तो आज का लेक्चर हम इसी पे बंद करते हैं। ठीक है, हम फिर से मिलेंगे दूसरे लेक्चर में। इसके आगे की और संख्याओं के लिए वास्तविक संख्याएं, मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके डिवीजन रूल, एडिशन रूल, सारे नियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब बारी बारी जैसे जैसे, अभी तो हम बेसिक के बारे में जान रहे थे, जैसे जैसे हम बेसिक से आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके क्वेश्चंस को भी हम अटेंड करते चलेंगे, साथ में बीच बीच में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराते चलेंगे। तो आप लोग निश्चिंत रूप से एकदम बिंदास, कहीं भी कोई किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीस देने की आवश्यकता नहीं है। आपको कंप्लीट पोर्शन, कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे हम पढ़ाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अपना थोड़ा सा समय दें, हमारे लिए कोई फीस नहीं है, आपका सिलेक्शन ही हमारी फीस है। आप हमारी वजह से सिलेक्ट हो जाओ, मैथ में 100 ऑफ 100 लेके आओ। दैट 100 ऑफ 100 का मतलब कि 100% जितने क्वेश्चन है सारे अटेम्प्ट करके आओ, यही हमारी फीस है। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती किसी क्वेश्चंस में, कोई क्वेरी अगर आपको होती है, तो आपके लिए हम कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं 9696726252। इस पर आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। और अगर और ज़्यादा क्वेरी है तो आप व्हाट्सअप का चैनल है इबिल मैथ्स के नाम से, इबिल मैथ्स के नाम से व्हाट्सअप चैनल है, इसी से आपका टेलीग्राम चैनल भी है दोनों, और इसी नाम से आपका फेसबुक पेज भी है। तो दैट मीन्स इबिल मैथ्स के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, और ज्वाइन होके आप अपनी क्वेरी को, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिसके बारे में आपको डिस्कस करना है, आप यहाँ ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप करके आप डायरेक्ट। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगी, आप लोग कॉल नहीं करिएगा। ठीक है,
कॉल करने रीज़न क्या है, कॉल हमेशा हम उठा नहीं सकते और हमेशा कॉल रिसीव नहीं कर सकते, जिससे आप लोग को लगेगा कि सर कॉल रिसीव नहीं करते हैं। तो कोशिश यही करिए कि आप मैसेज डाल दीजिए, आप यहाँ पे ज्वाइन होकर अपने लोगों से डिस्कस, अपने यार दोस्त से डिस्कस करिए। हमारे हिसाब से हमारा सजेशन यही रहता है कि आप लोगों के जितने सवाल होते हैं उसमें से 99% सवाल का जवाब आप लोगों के पास ही होता है। बस आप एक दूसरे से कम्यूट नहीं होना चाहते, आप एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, अपने आप को लगता है कि आप कमज़ोर हो, इस चीज़ को आप महसूस करने लगते हो। कोई कमज़ोर नहीं है, हर कोई, आपको कोई सवाल आ रहा है, अगले को कोई नहीं आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप इस थिंकिंग के साथ डिस्कस करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका 99% हमारा मानना है कि क्वेश्चन आप लोगों के जवाब होते हैं। 1% जो बचेगा उसके लिए हम आपके साथ हैं। ओके, तो आज का लेक्चर इसी पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।